तो आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पेट को लेकर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सुपर एमएस 91 पे आपका स्वागत है। यह सफलता सीरीज के अंतर्गत आज हम पॉलिटी में भारत की न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलिए आज का हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, लिखा है लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? क्या तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? जो लक्षद्वीप राज्य है उसका उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे आप जानते होंगे, तो आंसर जरूर कमेंट में दीजिए। और देखिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा केरल। केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसी के अंतर्गत लक्षद्वीप के भी अन्य न्यायिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा आंसर हो गया ब। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के हम दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, लिखा है कि इनमें से किस उच्च न्यायालय में बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया गया? बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया गया। क्या वह राज्य आंध्र प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या केरल है या उड़ीसा है? ठीक है, जो बंद शब्द है इसको पहली बार असंवैधानिक घोषित किया गया जो वो उच्च न्यायालय है वह है केरल। कौन सा है? केरल। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो ज़रूर शेयर और कमेंट कीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिए जिससे कि आपके ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूती से चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? फटाफट आप कमेंट में आंसर दीजिए। क्या 65 वर्ष तक या 62 वर्ष तक या 70 वर्ष तक या कोई आयु सीमा नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी वर्ष की होती है दोस्तों? वो जो होती है वो होती है 62 वर्ष की। कितने वर्ष की? 62 वर्ष तक कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पे बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है कि भारत का उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? देखिए एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, कौन सा? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है किस मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप आंसर दीजिए यदि जानते हैं तो। देखिए आंसर में दिया है, ऑप्शन में दिया है सिविल मामले में या अंतर्राज्यीय मामले विवाद पे या निचले न्यायालयों से अपीलें या चुनाव याचिकाएं। ठीक है, यहाँ देखिए शब्द है एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो देखिए अंतर्राज्यीय विवाद, जब दो राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उस पर संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है उच्चतम न्यायालय। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ब। ठीक है, अंतर्राज्यीय विवाद, आंसर हमारा हो जाएगा ब। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। देखिए जो भारतीय संविधान है उसका अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो ऑप्शन में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, या राष्ट्रपति है या उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है। तो जो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है वह है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आप कमेंट में आंसर जरूर दें जिससे कि आपकी स्थिति के बारे में भी पता चलेगा और आपकी तैयारी भी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए लिखा है निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, कौन सा है मुख्य न्यायमूर्ति? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन या न्यायमूर्ति PV गजेंद्र गढ़कर या न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला
या न्यायमूर्ति PN भगवती। देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। देखिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो आंसर होगा M हिदायतुल्लाह। ठीक है, M हिदायतुल्लाह। ठीक है, आंसर हमारा ये सही होगा। दोस्तों यदि आप कमेंट में आंसर देते हैं जिससे कि हमें जब हम वीडियो बनाते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हम भी मोटिवेट होते हैं और इस पर कार्य करने में और अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा लिखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है उस न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। क्या ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति करता है या मुख्य न्यायाधीश करता है या प्रधानमंत्री करता है या मंत्री परिषद करता है। तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति। आंसर हमारा असही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है। किस राज्य के अंतर्गत है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्यायालयिक कार्य है वो किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है या किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। क्या वो तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। कौन सा राज्य है, यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है उसी के अंतर्गत, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायालयिक कार्य किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए पहले इसको आप देख लीजिए अच्छे से। लिखा है पुदुचेरी का जो क्षेत्र है, न्यायालयिक क्षेत्र है, वो किस राज्य के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी जस्ट ही आपको हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे आता है, कलकत्ता। ठीक है, पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है लक्षद्वीप। ठीक है, अभी आपको हमने बताया था लक्षद्वीप कहाँ पे आता है, केरल राज्य के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पे आता है, केरल राज्य के अंतर्गत। और फिर अगला दिया है दमन और दीव। दमन और दीव किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो दमन और दीव मुंबई किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, मुंबई। और जो हमारा एक बचा पुदुचेरी, यह किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह आता है मद्रास। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनके न्यायालयिक कार्य, ठीक है, इन सारे द्वीपों के न्यायालयिक कार्य इन राज्यों के न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो हमें दिया है, आपने देखा कि अंडमान, अभी जस्ट ही इससे ऊपर वाले क्वेश्चन पे हमने बताया था कोलकाता या पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो हमें दिख रहा है कि ए का जो 3 सही है। देखिए ए का 3 यहाँ दिख रहा है। फिर देखिए 2 का 4 सही है। 2 का क्या सही है, 4 सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए 2 का 4 सही है। उसके बाद 3 वाला जो सी है लक्षद्वीप, ये केरल में है, देखिए 1 सही है। और उसके बाद दमन और दीव का जो क्या है 2 सही है, मुंबई। तो आंसर हमारा क्या दिख रहा है, अ। कौन सा दिख रहा है, अ। ये आंसर हमारा सही होगा। चलो देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या सही है। देखिए आंसर इसका क्या दिया है, ए दिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। देखिए लिखा है संविधान के अनुच्छेद 231। देखिए ये अनुच्छेद 231 को आप दिमाग में बैठा लीजिए के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यह किससे संदर्भित है। देखिए आप इसे ध्यान रखिएगा, जो द्वीप हैं उन द्वीपों के न्यायालयिक कार्य अन्य राज्य के न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 231, इसे याद रखिएगा पहला। दूसरी बात कह रहा है यह किससे संदर्भित है, तो आप जानते हैं क्या राज्य सरकार से है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, या संघ सरकार से है, या भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों से है। तो यह 231 जो है राज्य सरकार के अंतर्गत है। किससे है, राज्य सरकार। आंसर हमारा असही होगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों को खोज कर बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। बस आप एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि देखिए अगला प्रश्न ये कहता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1793, या चार्टर एक्ट 1813। अगर आप इसके पहले के अगर पॉलिटी के एक हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री पढ़े होंगे पॉलिटी के, तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। अन्यथा हम इसका आंसर तो आपको बताएंगे ही, और परीक्षा के समय में या परीक्षा जो हमारी चल रही है उससे संबंधित देखिए इसका आंसर क्या होगा कि
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई है? ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होगा? 1773। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए लिखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या? मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीली या परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, या मूल अपीली परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही होगा? तो देखिए जो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है उसे जो प्राप्त है, मूल भी प्राप्त है, अपीली भी प्राप्त है और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र तीनों प्राप्त है। तो आंसर हमारा क्या सही होगा? आंसर सही होगा द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? क्या सुनंदा बंडार थी, या फातिमा बीबी थी, या लीला सेठ थी, या अन्ना चांडी थी? तो आपको बताना है, कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो आंसर दीजिए आप कमेंट में। इसका आंसर जो होगा दोस्तों होगा लीला सेठ। कौन होगा? लीला सेठ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए लीला सेठ, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न है ये। लिखा है उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, पेट में ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। ठीक है, जिस पे हमारी नज़र नहीं जाती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है सुश्री सुजाता मनोहर, या श्री रूमा पाल, या श्री MS फातिमा बीबी। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रथम महिला न्यायाधीश जो हैं वो कौन थी? MS फातिमा बीबी। याद रखिएगा, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? MS फातिमा बीबी। ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है, पहले एक बार पढ़ लें। का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है मुख्य न्याय क्षेत्र, रीट न्याय क्षेत्र, या अपीली न्याय क्षेत्र, या ऑप्शन में दिया है सलाहकारी न्याय क्षेत्र। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सलाहकारी न्याय क्षेत्र। आंसर हमारा द सही होगा। क्या होगा सही दोस्तों? आंसर हमारा द सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो दिया है कि देखिए जनहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित जो याचिका होती है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? पहला ऑप्शन में दिया है सार्वजनिक हित के किसी भी मामले में, या पीड़ित के सार्वजनिक हित से जुड़े मामले को न्यायालय में लाने से संबंधित, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया मामला, या जनहित से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जनहित याचिका शब्द है इसका मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर जनहित के मतलब किसी भी जन या सामान्य प्रतिनिधि के हित की बात की जा रही है के लिए विषय को अदालत में लाया गया मामला, जब अदालत में ये मामले लाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जनहित याचिका। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनहित याचिका। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी भी विषय को अदालत में लाया गया मामला ही क्या कहलाता है? जनहित याचिका। बस याचिका कहलाता है, वो भी जनहित से संबंधित। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सही होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने आज के हम अज्ञों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या हरियाणा या पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? ठीक है, महाराष्ट्र या केरल एवं तथा तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दो राज्यों के, उत्तर प्रदेश का अपना न्यायालय है। ठीक है, इलाहाबाद में। यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा और पंजाब का, ठीक है, उच्च न्यायालय एक ही है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। जो अगला हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए ध्यान से, प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है राज्यों के मध्य विवाद, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण, केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। आंसर हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा जो कहता है कि देखिए किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निपटारा करता है, या संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का जो निपटारा करता है वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। आंसर हमारा कौन सा सही होगा? अ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि देखिए लिखा है उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। देखिए ऐसा कौन सा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है? क्या वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, या दिल्ली उच्च न्यायालय है, या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है? देखिए दोस्तों अगर आप जानते हो तो इसको कमेंट में जरूर दीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट करके जरूर याद करिएगा। इसका जो आंसर होगा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का गौरव प्राप्त किया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, आंसर हमारा द सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? किस आयु में यह सेवानिवृत्त होते हैं? क्या 60 वर्ष की आयु में, या 62 वर्ष की, या 64 वर्ष की, या 65 वर्ष की? तो आप ध्यान रखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द सही होगा। ठीक है, और उसके बाद जो उच्च न्यायालय के होते हैं 62 वर्ष की। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? 65 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों देखिए ध्यान से, लिखा है कि निम्न अधिकार क्षेत्र में से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? ठीक है, क्या मूल न्यायालय क्षेत्र, या रीट न्यायालय क्षेत्र, या अपीली न्यायालय क्षेत्र, या सलाहकारी न्यायालय क्षेत्र? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा रीट न्यायालय क्षेत्र, रीट न्यायालय क्षेत्र। तो आंसर हमारा ब सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न कहता है हमारा कि अनुच्छेद 226, याद रखिएगा अनुच्छेद 226 की कार्रवाई के तहत किसी व्यक्ति की नज़रबंदी है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की नज़रबंदी है तो अनुच्छेद 226 के तहत, क्या नागरिक कार्रवाई के तहत, या आपराधिक कार्रवाई के तहत, या न्यायिक कार्रवाई के तहत, या संवैधानिक कार्रवाई के तहत? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 226 या आपराधिक कार्रवाई के तहत, ठीक है, तरह किसी व्यक्ति की नज़रबंदी है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ब। ठीक है, आंसर हमारा ब सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों ये कह रहा है भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली और कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। देखिए पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। पहली बार इन 3 जगहों पे क्या हुआ था? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? उच्चतम न्यायालय के तो न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? ऑप्शन में देखिए दिया है स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, संविधान का आवधिक पुनरीक्षण करना। तो देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है कि कानूनी रूप से जो संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, मतलब कि हम कह सकते हैं कि कानूनों की संवैधानिक वैधता, ठीक है, का पुनरीक्षण करना है। ठीक है, इसे ही न्यायिक पुनरीक्षण
कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? स सही होगा दोस्तों। कौन सा सही होगा? स सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, इतने ही अगर आप पॉलिटी के प्रश्न पढ़ लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं पॉलिटी के इससे बाहर से कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पेट में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? देखिए, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यहाँ ऑप्शन में दिया है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल या उपराज्यपाल या राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे जो परामर्श मांगने की 143 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो बात कही गई है उसमें राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, मांग सकता है। ठीक है, इस पे हम क्या कार्य करें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा? अ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? देखिए, ए हिदायतुल्ला, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा दोनों पद को सुशोभित किया है। क्या एम हिदायतुल्ला या के एस हेगड़े या सुब्बा राव या पीएन भगवती? ठीक है, किसने किया है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने दोनों पद संभाला है वह है के एस हेगड़े। कौन है? के एस हेगड़े। आप इनका नाम याद रखिएगा, हेगड़े। ठीक है, याद रखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने आज के अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है मामले का अर्थ है, किस मामले का अर्थ है, ठीक है, कि निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। क्या मूल न्यायालय क्षेत्र द्वारा या रीट न्यायालय, अपीली या सहकारी? ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा रीट न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? रीट न्यायालय। आंसर हमारा बहुत सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। देखिए अगला जो प्रश्न जो अगला प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है उसकी पीठ कहाँ पे स्थित है? क्या ग्वालियर में है, ठीक है, या इंदौर में है, या भोपाल में है, या जबलपुर में है? मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं क्या है? भोपाल है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है वहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो वहाँ पे है वह है इंदौर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, आंसर हमारा ब सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न हमारा कहता है, देखिए लिखा है निम्न में से किसके पास यह शक्ति है कि वह किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विधि मंत्री या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है वो भारत का कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही यह कार्य कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि देखिए लिखा है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका क्या कार्य करती है? इसका मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना या कानून का क्रियान्वयन करना या कानून का अधिनिर्णय करना या कानून को लागू कराना। मतलब न्यायपालिका का कार्य क्या है? ठीक है, तो न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानून का अधिनिर्णय करना। जो भी कानून बना हुआ है उसके तहत कैसे कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से इसका अधिनिर्णय करता है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि देखिए लिखा है निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में है लोकसभा के अध्यक्ष का उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगना या चुनाव आयोग का उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगना। ठीक है, ये देख लीजिए ऑप्शन चारों आप। ठीक है, इसके बाद दिया है राज्य सरकार का उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगना, राज्य सरकार का, या भारत के राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से विधि या किसी तथ्य के रूप में सलाह मांगना। देखिए अभी आपसे हमने बताया था अनुच्छेद 143 के तहत
राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, ठीक है, सलाह ले सकता है। इसलिए आपसे हमने कहा भारत के राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से विधि या किसी तथ्य के विषय में सलाह मांगना। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? द सही होगा दोस्तों, द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान से, लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर बैठा हुआ है तो उसे कौन हटा सकता है? क्या उसे विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है, या राष्ट्रपति अपनी ओर से हटा सकता है, या मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल, या भारत के, ठीक है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति? देखिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके उसके पद से कौन हटा सकता है? यह हटाने का कार्य, ठीक है, यह हटाने का कार्य कौन कर सकता है? यह कर सकता है राष्ट्रपति ही, लेकिन कैसे करेगा? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति क्या करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? अ। कौन सा सही होगा? अ। लेकिन संसद के प्रस्ताव पर, ठीक है, पारित प्रस्ताव पर विशेष बहुमत से, याद रखिएगा, केवल राष्ट्रपति का आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विशेष बहुमत से। चलिए आगे चलते हैं हम आज के अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिए लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार करेगा, इसमें शामिल कानूनी मुद्दे भी उच्चतम न्यायालय सुनेगा। ठीक है, तो क्या मूल न्यायालय क्षेत्र, या रीट न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत, या अपीली न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत, या सलाहकारी न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपीली न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत। आंसर हमारा स सही होगा। चलिए दोस्तों, आज के हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत किया जाता है। यह किससे संदर्भित है? देखिए, अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय में हस्तांतरित संविधान के अनुच्छेद 228। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, राज्य सरकार से, ठीक है, या संघ सरकार से, या भारतीय नागरिक के मूल अधिकार से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 228 अनुच्छेद जो संबंधित है वह है राज्य सरकार से। किससे? राज्य सरकार से। तो आंसर हमारा हो जाएगा ब। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न जो कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके अंतर्गत आता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत ऐसा ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, राज्य सरकार, या भारतीय नागरिक के मूल अधिकार। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 222 राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? श। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का मेरा अगला प्रश्न लिखा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। देखिए, विधि सम्मत शासन पर, विधि के सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या पूर्ण निर्णयों या परिपाटियों पर। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि न्याय पुनरीक्षण आधारित है किस पे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस पे स्थापित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर ये क्या है? आधारित है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? स। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही होगा? स। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने हम अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यायमूर्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। तो आप जानते हैं कि जो उच्च न्यायालय होते हैं उसकी नियुक्ति, न्यायालयों की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति नहीं करता है, राज्यपाल करता है। तो पहले ही हमें पता चल गया कि ये आंसर नहीं होगा, तो हमें आगे पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो ये सही नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने हम अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न लिखा है कि, देखिए लिखा है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? कहाँ पे वो वकालत नहीं कर सकते उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश? तो
तो यहाँ देखिए उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, या उच्चतम न्यायालय के नीचे किसी भी न्यायालय में, या किसी भी फौजदारी अदालत में। देखिए दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वह भारत के, ठीक है, वह भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, वकालत नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता दोस्तों, वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ब। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न लिखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो? कम से कम, क्या 20 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक, या 15 वर्ष तक? तो दोस्तों देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के कार्य किया हो? कम से कम 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। आंसर हमारा सही होगा दोस्तों, 10 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज का अपना अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से लोक अदालत का लक्ष्य है सिवाय, मतलब कि क्या लक्ष्य है केवल इसको छोड़ के? तो ऑप्शन में क्या छोड़ेंगे? देखिए, कमजोर वर्ग के लिए न्यायालय सुरक्षित करना, मामलों का सामूहिक निपटारा करना, या आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देना, या देरी और लागत को कम करना। देखिए दोस्तों, जो लोक अदालत का लक्ष्य है किसको छोड़ के? देखिए, कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुरक्षित करना लोक अदालत का कार्य है, तो ये तो सही है। उसके बाद दिया है दोस्तों मामलों का सामूहिक निपटारा करना, ये भी सही है। उसके बाद दिया आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देना। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा, स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है जो ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? संसद में पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। अभी जस्ट ये भी हम क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? अ दोस्तों। ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें इतना पता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, परामर्श क्षेत्राधिकार, या विविध क्षेत्राधिकार? यदि आप वीडियो को गंभीरता से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा एक प्रश्न आया था। अगर आप आंसर देंगे कमेंट में तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं दोस्तों, और इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्या संविधान द्वारा, संसद के कानून द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या 1947 के अधिनियम द्वारा? ठीक है, तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब, किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? अ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक पर, या भारत के आकस्मिक निधि पर, या भारत की संचित निधि पर, या वित्त आयोग। ठीक है, तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन और भत्ते भारत की, ठीक है, भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? भारत की संचित निधि पे। आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए लिखा है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? राज्य सरकार के, उच्च न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय, या राज्यपाल? ठीक है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। जो जिला न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। तो आंसर हमारा ब सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए
लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालयों से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन में देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या दोस्तों देखिए लिखा है संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या सदन के विशेष बहुमत द्वारा। देखिए दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा हमारा वह संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, जब दोनों संसद के सदनों की सिफारिश की जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा स सही होगा दोस्तों। कौन सा, स। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि इनमें से किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो बताइए आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, कौन से इसमें दो राज्य हैं, देखिए आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों देखिए लिखा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या राज्यसभा का सभापति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति करता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आंसर हमारा द सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे, मतलब कि 50वां प्रश्न। आज का 50वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए। देखिए लिखा है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। देखिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में बढ़ी है, लेकिन इससे जस्ट पहले कितनी थी, 31 थी। लेकिन दोस्तों आज वर्तमान के हिसाब से ठीक है आज 33 न्यायाधीश हैं। ठीक है, न्यायाधीश हैं और एक, ठीक है दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, वर्तमान में तो कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 34। कितनी हो गई है न्यायाधीशों की संख्या, 34 हो गई है दोस्तों वर्तमान की स्थिति में। ठीक है, क्योंकि यह बढ़ी है। 2019 का संशोधन है, 5 अगस्त 2019 का यह संशोधन है। इस संशोधन के तहत आज के समय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश। तो आंसर हमारा अब यहाँ पे वर्तमान की स्थिति के अनुसार 31 नहीं 34 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए राज्यपाल द्वारा की जाती है, या मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, या विधि मंत्री, या राष्ट्रपति। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है। तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न देखिए लिखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जो उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है दोस्तों, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के राज्यपाल। तो देखिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या सही होगा, द। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है देखिए ध्यान से लिखा है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कहाँ वकालत करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, कहाँ पे वकालत करने की अनुमति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में, या भारत के किसी न्यायालय में, या उच्च न्यायालय में, या उच्च न्यायालय जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों। देखिए लिखा है उच्च न्यायालय जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है, यहाँ आंसर हमारा द सही होगा दोस्तों। ठीक है, करने की अनुमति नहीं है जहाँ से वह उच्च न्यायालय जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है, तो आंसर हमारा द। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं
आज के अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी, देखिए दोस्तों, लिखा है इनमें से कौन अंतिम अपीली न्यायालय है? क्या उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? आप सबको पता होगा, कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीली न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, द आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 55। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, लिखा है किसी राज्य में चुनाव याचिका पर फैसला करने की शक्ति किसके पास है? किसी राज्य में चुनाव याचिका पर फैसला करने की शक्ति किसके पास है? क्या संसद के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास है, निर्वाचन आयोग के पास है? यह फैसला करने की शक्ति किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? उच्च न्यायालय। अगर राज्य में चुनाव हो रहा है तो उसकी फैसला करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु कितनी कर दी गई है? 62 वर्ष कर दी गई है। लेकिन पूछ रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? क्या 12वां संवैधानिक संशोधन था, या 15वां, या 10वां, या 252? तो जो 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई है, यह संवैधानिक संशोधन कौन सा था? 15वां संवैधानिक संशोधन। इसको आप याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अपने आज के अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न लिखा है उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। अगर सत्र न्यायालय ने कोई दंड दिया है तो कब अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में? 1 वर्ष या उससे अधिक का दंड दिया हो, 2 वर्ष या उससे अधिक, 3 वर्ष या उससे अधिक, 4 वर्ष या उससे अधिक। तो देखिए जो दंड दिया है 4 वर्ष या उससे अधिक, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम कर सकते हैं उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? द सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा क्या कहता है कि देखिए लिखा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए या आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आयु सीमा का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा ब ही गलत है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, इसलिए आंसर बहुत सही है। ठीक है, आगे चलते हैं आज के अपने हम अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न लिखा है कि भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है? भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या संसद? तो यहाँ दिया है भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, आंसर स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा जो क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन किस पर भारित होती है? क्या राज्य की लोक लेखा पर, या भारत की संचित निधि पर, या केंद्र की लोक लेखा पर, या राज्य की संचित निधि पर? किस पर भारित होती है? भारत की संचित निधि पर। राज्य की संचित निधि पे नहीं, भारत की संचित निधि पे। आंसर ब सही होगा। चलिए दोस्तों, आज का हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? क्या साधारण कानून कहते हैं, या निर्णय विधि कानून कहते हैं, या विधि का नियम कहते हैं, या प्रशासनिक कानून कहते हैं? तो ये तो नहीं होगा प्रशासनिक कानून, यहाँ पे निर्णय विधि कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्णय विधि कानून। तो यहाँ आंसर हमारा क्या सही होगा? ब सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि लिखा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, 10 वर्ष का होना चाहिए, या 5 वर्ष, या 11 वर्ष, या 20 वर्ष। इससे पहले अगर आप गंभीरता से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको पता होगा कि कितने वर्ष की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 10 वर्ष। कितने वर्ष की? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आंसर हमारा
असही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 क के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र संदर्भित है। देखिए आप याद रखिएगा अनुच्छेद 134 क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो राज्य सरकार को, संघ सरकार को भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों पर या राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे। तो देखिए भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 134 क के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र है वो किससे संदर्भित है? वो संदर्भित है दोस्तों संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार, मतलब कि आंसर ब। दोस्तों देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब हमारे पॉलिटी का बस 3 वीडियो आएगा, इन 3 वीडियो में हमारी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और अक्टूबर माह में इसका मैराथन भी आएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम क्रमशः इतिहास पे चलेंगे और 3 वीडियो के बाद हमारा इतिहास शुरू हो जाएगा। क्रमशः पूरे इतिहास को हम पढ़ाएंगे। आप विधिवत तरीके से बस वीडियो का अध्ययन करते जाइए। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, करंट का भी क्लास हम चलाएंगे, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।